जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। देखिए, आज से हम लोग महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद से ही शुरू हो जाएगा भारत के प्रमुख मतलब राजाओं के मतलब जो काल हैं, प्रमुख राजवंश जो हैं वह चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो महाजनपद काल देखते हैं। देखिए, महाजनपद काल जो है ना, वो क्या था कि सबसे पहले जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे, छोटे से मतलब समूह बनाकर रहते थे। उसके बाद फिर जो है समूह जो 4 लोगों का हो गया, तो फिर उसके बाद क्या है, वो समूह कबीला ना होकर फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, और कबीले से फिर वह ग्राम बन जाता था, यानी कि एक गांव बन जाता था। जब गांव में 2-4 गांव मिल जाते थे, 4-5 गांव मिल जाते थे, फिर वह गांव एक जन बन जाता है, जन समूह बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब जन बहुत सारे बन जाते थे, बहुत सारे गांव के जो जन बन जाते थे और जन भी बहुत सारे बन गए, तो वो कहलाते थे जनपद। ठीक है, और ये जब ये जनपद जो है वो शहरों के रूप में फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा, और बहुत सारे मतलब अब लोग इसकी ओर आने लगे, मतलब गाँवों को छोड़कर जनपद में आने लगे। तो ये जनपद का जो है और बड़ा होकर मतलब महाजनपद का आकार ले लिया। ठीक है, तो कबीले से ग्राम, ग्राम से जन, जन से जनपद, जनपद से फिर महाजनपद बना। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण अब अखंड भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था उनसे 600 वर्ष पहले, ठीक है, जो भारत में, जो कि अखंड भारत था उस समय का, उस अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल यह कहलाया। ठीक है, इसमें जो प्रशासनिक इकाई, यह जो महाजनपद थे, यह राज्य के, भारत के जो राज्य थे, इनके प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। ठीक है, छोटे छोटे मतलब उस समय के राज्य थे, ऐसा समझ लीजिए, छोटे बड़े। ठीक है, कई राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करते और अपना साम्राज्य फिर विस्तार कर लेते थे। कुछ जनपदों का जो वर्णन है उसमें वैदिक, उत्तर वैदिक काल में ही बहुत सारे जो जनपद यहाँ हैं महाजनपद, इन सब का वर्णन उत्तर वैदिक काल में ही कर दिया गया था। इसकी जो टाइमिंग रही है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह महाजनपद का रहा था। इसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी बोलचाल के लिए, वह भाषा थी संस्कृत, और पाली की जो भाषा थी यहाँ पर वह प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, देखिए, शासन व्यवस्था जो था वह गणराज्य राज्यतंत्र था। गणराज्य राज्यतंत्र का अर्थ होता है कि भारत एक गणराज्य है, और क्या है, ठीक है, भारत एक गणराज्य है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र है, गणराज्य लोकतंत्र है भारत। तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत में जो शासन के प्रमुख होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑफिशियली राष्ट्रपति, और बाकी जो एग्जीक्यूटिव हैं वो प्रधानमंत्री। तो ये क्या होते हैं, खुद से मतलब वंशागत नहीं चलते हैं, राजतंत्र नहीं होता है। ये गणराज्य का अर्थ होता है कि जो सत्ता का सर्वोच्च होता है वह चुन कर आया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो राजतंत्र इसमें कहा जाता है, राजतंत्र का अर्थ होता है कि वंश के मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला चलता है, और गणराज्य का मतलब जो चुने हुए राजा होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रकार का था। जैसे भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, वैसे ही ये गणराज्य राजतंत्र था। ठीक है, उत्तर पूर्व, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा वाला क्षेत्र है, उसमें लोहे का ना प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा, और प्रयोग करने के कारण इसमें हल वल का निर्माण किया गया, बहुत सारे फिर उससे हथियार वगैरह बना लिए गए बड़े बड़े। तो इससे हुआ क्या कि लोहे के हथियार बनने के कारण जो है योद्धा वर्ग का भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ठीक है, राज्यों के उदय की इससे परिस्थितियाँ बनने लगी, कृषि वगैरह के जो साधन थे लोहे के वो बनने लगे, हथियार वगैरह। तो इससे हुआ ये कि कृषि जो है वह, किसान जो है वह अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उत्पादन करने लगे, और फिर उसके बाद फिर राजा जो है वह अगले साल के लिए या फिर उस सैनिकों वगैरह के लिए, प्रशासन के लिए अनाज का जो भंडारण है वह करने लगा, क्योंकि ज़्यादा अनाज उपज रहे थे। जैसे किसी साल अनाज नहीं उपजा तो अकाल आ गया तो लोग मर जाते थे, तो इससे क्या होता था कि जो अनाज है उसका भंडारण कर लिया गया है, तो इसका फ़ायदा अकाल के टाइम पर हो जाता था। अकाल के टाइम पर अगर अनाज नहीं उपजा है तो पिछले साल का जो भंडारित करके रखे हैं उस अनाज से काम चलाते थे। लोगों की जो निष्ठा जन या जनपद के प्रति थी, वह निष्ठा अब महाजनपद के प्रति होने लगी थी। ठीक है, भारत में जो जनपद हैं, महाजनपद थे, वह उसकी संख्या 16 थी। ठीक है, वर्तमान में अगर हमारा भारत देखें, क्योंकि टूट टूट कर अब अलग हो गया, पहले म्यांमार टूटा, फिर बांग्ला, और मतलब ये अफगानिस्तान सबसे पहले टूटा 1885 में, फिर 1935 में ये म्यांमार वगैरह, ठीक है, फिर उसके बाद भूटान, नेपाल, ये भी 1904-06 में टूटे हुए थे। फिर पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में टूट गया। ठीक है, तो इतना बड़ा हमारा भारत जो है अब सिमट का छोटा सा रह गया, फिर से अखंड भारत हो जाएंगे, उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है इसमें बात करते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो हमारा भारत है उसमें केवल 14 महाजनपद हैं,
और 2 महाजनपद जो है वह भारत से बाहर है, एक अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में, ठीक है। तो भारत में कुल अखंड भारत में कुल कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए थे, ठीक है। इसमें सर्वाधिक महाजनपद जो है वह उत्तर प्रदेश में हुए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुए थे, बिहार में 3 ठो, मल्ल, वज्जी और मगध, ठीक है। मगध जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। ये आगे चलकर पूरे गणराज्यों पर मतलब महाजनपद पर इसने कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश में केवल एक ही था, अवंती, और उसी प्रकार से दक्षिण भारत में केवल एक ठो था, अस्मक, और जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें एक ठो था, मत्स्य, ठीक है। मत्स्य जो है देखिए राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें नहीं था, मतलब जयपुर और जो अलवर वाला स्थान है अरावली के इस साइड का जो कि हरा भरा था उस वाले क्षेत्र में था, ठीक है, मतलब समृद्ध था। भारत में जो कि 16 महाजनपद हुए हैं, 2 भारत से बाहर हैं और 14 अभी वर्तमान भारत में, ठीक है। तो इसके नाम देख लेते हैं। एक है गांधार जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वाला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का सबसे प्राचीन मतलब प्राचीनतम सबसे पहला मतलब विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि काबुल और रावलपिंडी वाले एरिया में आज है, ठीक है। ये जो काबुल और रावलपिंडी है वो वाला स्थान पे। जो कम्बोज है वह हाटक नामक इसकी राजधानी थी। वह उत्तर ईस्ट साइड वाले मतलब ये जो पामीर की गांठ वगैरह है वो कश्मीर से और इस साइड उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उस साइड है, अफगानिस्तान में है क्षेत्र, ठीक है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर उड़ीसा के का है कटक सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। उड़ीसा के कटक से लेकर हाटक तक पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो इसी हाटक के बारे में कहा जाता था। मत्स्य देखिए, मत्स्य जो है वह हम यहाँ पर राजस्थान में स्थित है, इसकी राजधानी विराटनगर है। वही विराटनगर जिसमें पांडव जो है अज्ञातवास के टाइम पर रुके हुए थे भेष बदल कर, ठीक है। कुरु जो है वह कुरु वंश वाला दिल्ली पांडव और कौरव वाला, ठीक है। सूरसेन जो है वह सूरसेन मथुरा भगवान श्री कृष्ण वाले, ठीक है, उनके जो नाना थे वो वाले सूरसेन वाले इलाका जो कि मथुरा कहलाता है। अभी कोसल जो है कोसल एक टाइम पे बढ़कर इतना बड़ा हो गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया था। तो इसलिए जो कोसल का जो दक्षिणी स्थल है वह दक्षिण कोसल यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ के नाम से आज जाना जाता है, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी का मामा घर है, ठीक है। पांचाल जो है ये जो काम्पिल्य या फिर अहिक छत्र या फिर काम्पिल्य कहा जाता है पांचाल, जहाँ की पांचाली थी माता द्रौपदी, ठीक है। यह जो पांचाल है वह वर्तमान में भी बदायूं या फिर बरेली वाले एरिया में है, ठीक है। जो चेदीगढ़ राज्य है वह शक्तिमती जो कि बुंदेलखंड, ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा, ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला, उसमें चेदी महाजनपद था, ठीक है। वंश या वत्स जिसे कहा जाता है वह कौशाम्बी था, जो कि इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है उसमें मतलब उस इलाहाबाद या फिर जिसे आजकल कहा जाता है प्रयागराज या फिर मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है कालीन भैया वाला एरिया, वहाँ पर का एरिया जो है वह वत्स महाजनपद का था। काशी जो कि वाराणसी या फिर बनारस आज कहा जाता है, ठीक है, इसकी राजधानी वाराणसी थी। अस्मक जो है वह पाटन दुर्ग वाला है, ठीक है पाटन वाला अलग है, ठीक है। गोदावरी नदी के जो कि यह दक्षिण वाला जो यहाँ से गोदावरी नदी है ऐसा करके गोदावरी नदी, ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी वाला एरिया है वह कहलाता है, ठीक है। दक्षिणी का जो एरिया था वह अस्मक नदी मतलब महाजनपद का था। अवंती जो कि मध्य प्रदेश था, अवंती का जो उत्तरी राजधानी था वह उज्जैन था और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती साम्राज्य था, ठीक है। माहिष्मती इसका दक्षिणी राजधानी था। माहिष्मती साम्राज्य बाहुबली की याद दिला देता है नहीं। और देखिए वज्जी जो था या फिर वृजी, यह वैशाली, विदेह या फिर मिथिला इसकी राजधानी थी। तीनों मतलब समय समय पर बदलते गए। वर्तमान में जो वैशाली है वही वज्जी है, ठीक है, बिहार के वैशाली उत्तर प्रदेश वाले में, ठीक। ये जो अंग जो है वह चंपा जो कि भागलपुर का एरिया है, वह चंपा जो कि एक टाइम पे मालनी भी कहा जाता था इसे। मगध सबसे शक्तिशाली, इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह था। वर्तमान में जो पटना है, गया है, उसके आसपास का एरिया जो है वह मगध था। मगध पहले छोटा सा था, फिर बढ़ा, यहाँ पर अवंती वगैरह अस्मक सबको कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे यह पूरा अखंड भारत जो पहला अखंड भारत के जो पहले शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब अगला जो गांधार है वह पाक में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो कि विश्व की सबसे पहली या फिर सबसे प्राचीनतम मतलब वन एंड ओनली, ठीक है, सबसे मतलब पहले हुआ था, ठीक है। वह क्या था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है विश्व की सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला विश्वविद्यालय है। अस्मक जो है वह दक्षिण भारत का एकमात्र
दक्षिण भारत, पूरा इतना बड़ा दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उसका एकमात्र अस्मक महाजनपद था। इसकी राजधानी जो थी वह पाटन था, ठीक है। पाटन गोदावरी नदी के मतलब दक्षिण में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, काफ़ी समृद्ध था यह भी। देखिए जो उत्तर प्रदेश का मल्ल तथा वज्जी जो है, ये उत्तर प्रदेश का मल्ल और वज्जी जो है, यह उस समय का गणराज्य था। गणराज्य का अर्थात यहाँ के जो राजा थे वह वंशावली के हिसाब से नहीं चलते थे, राजा का बेटा राजा नहीं होता था। यहाँ पर जो संघ थे या फिर जो बनाया गया था समूह, वो जो है वह मतलब राजा का चुनाव करते थे, लोगों के बीच से मतलब राजा का चुनाव होता था। किसमें वज्जी और मल्ल गणराज्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में भी, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। वज्जी का जो लिच्छवी गणराज्य है, वज्जी की राजधानी है, ठीक है। कौन सी है? वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या फिर मिथिला, ठीक है, ये वाला एरिया। इसमें जो लिच्छवी गणराज्य का शासन था, लिच्छवी वंश का शासन था, यह 8 कुलों का एक संघ था, ठीक है। और यह विश्व की सबसे प्राचीन मतलब गणराज्य वाला संघ था, लिच्छवी वंश, ठीक है। सबसे शक्तिशाली जो था वह मगध था। दक्षिण भारत में विंध्याचल, और दक्षिण भारत में यहाँ से दक्षिण भारत कहता हूँ, मतलब ये जो मगध है वह दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से, इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत से यहाँ से, और पश्चिम में अपने पूर्व में फल्गु नदी से, पश्चिम में जो है इस प्रकार से, यह पश्चिम में कौन सी नदी थी यहाँ पर? सोन नदी यहाँ से निकलती है इसी विंध्याचल पर्वत से, और उत्तर में ऐसे करके यहाँ से फिर यमुना गंगा नदी। तो यह मतलब चारों ओर से फिर क्या होता था, यह एक दुर्ग या फिर किला या फिर इसका बॉर्डर का निर्माण करता था, ठीक है। तो इसे प्राकृतिक संरक्षण भी देते थे, मगध की सबसे बड़ी ताकत थी यह, ठीक है। देखिए राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान में केवल एक ही ठो था, मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, जहाँ पांडव रुके हुए थे, ठीक है, अपने अज्ञातवास के समय में, ठीक है। और देखिए अंग जो है वह चंपा का प्राचीन, अंग जो गणराज्य है उसकी राजधानी चंपा, उसका प्राचीन नाम मालिनी था। मध्य के सर्वाधिक गौतम बुद्ध जी जो हैं वह, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी थी, ठीक है। और जो मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, वहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। समकालीन जो अवंती के शासन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन जो अवंती के शासक थे, उनका नाम था चंद्रप्रद्योत, ठीक है। अंग की जो प्रथम चर्चा है, अंग देश की अंगराज कर्ण वाला अंग है ना, ये जो है अंग, वज्जी व मल्ल और मगध वाला, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? अथर्ववेद में अंग की सबसे पहले चर्चा हुई है। ये हो गया महाजनपद काल। कल से हम लोग राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, हर्यंक वंश से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लासों का अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।